आधी रात को पूरा स्टेशन किसी सुनसान खंडर की तरह खामोश था। घने कोहरे की वजह से प्लेटफॉर्म की पीली लाइटें और भी रहस्यमयी लग रही थीं। पास के गांव से एक मेला देखकर लौट रहे 4 दोस्तों माधव काका, राहुल, विक्रम और दीपक को काफी देर हो चुकी थी। वे भागते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। भाई जल्दी चलो, मेले में तमाशा देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला। अगर शहर जाने वाली आखिरी पैसेंजर ट्रेन छूट गई तो पूरी रात इस बर्फ जैसे ठंडे स्टेशन पर सिकुड़ना पड़ेगा। तू हमेशा बिना बात के घबराने लगता है राहुल। अभी हमारी ट्रेन नहीं छूटी होगी, थोड़ी शांति रख। सुबह मुझे दुकान पर भी जाना है। दिन भर की भाग दौड़ से मेरे तो पैर दुख रहे हैं। विक्रम सही कह रहा है, आज हमें वाकई बहुत देर हो गई। अच्छा हुआ हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं, वरना हम तो इस घने जंगल वाले रास्ते में ही भटक जाते। चलो, जब तक ट्रेन आती है सामने उस लोहे के बेंच पर बैठ जाते हैं। मेरे घुटने अब और वजन नहीं उठा सकते। चारों दोस्त प्लेटफॉर्म के बीचों बीच रखे एक ठंडे लोहे के बेंच पर बैठ गए। रात का सन्नाटा और दिन भर की थकान धीरे धीरे उनके दिमाग पर हावी होने लगी। हवा में एक अजीब सी सीलन भरी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों को चीर रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर जंगल में बोलने वाले उल्लू की आवाज भी बहुत साफ और अजीब लग रही थी। भाइयों, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। ट्रेन के आने तक मैं एक झपकी ले लेता हूं। वैसे भी आधी रात हो चुकी है और यहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। मुझे भी बेटा, जरा आंख लग जाए तो थकान कम होगी। इस उम्र में रात भर इस ठंड में जागना मेरे बस का नहीं। आसपास कोई नहीं था। स्टेशन मास्टर का कमरा भी बाहर से बंद और अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ ही देर में चारों की आंखें बंद होने लगी। तभी दूर कोहरे के बीच से किसी ट्रेन की भारी सीटी की आवाज सुनाई दी। एक बहुत ही अजीब और पुरानी आवाज। माधव काका, उठो, लगता है ट्रेन आ गई। भाई जल्दी उठो, सब अपना अपना सामान पकड़ो। चारों जल्दी से उठकर पटरियों की तरफ देखने लगे। दूर कोहरे को चीरते हुए एक ट्रेन तेज रफ्तार से उनकी तरफ आती दिखाई दी। पर जैसे जैसे ट्रेन पास आई, उनका सुकून हैरानी में बदल गया। वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकी। बिना रफ्तार कम किए वह उनके सामने से हवा के एक ठंडे झोंके की तरह निकल गई। ये क्या था भाई? ये तो पूरी तरह से खाली ट्रेन थी, और वो भी इतनी पुरानी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी कबाड़ खाने में पड़ी हो। जंग खाए हुए डिब्बे और अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा। लगता है ये कोई खराब ट्रेन होगी जिसे यार्ड में ले जा रहे होंगे बेटा। हमारी पैसेंजर ट्रेन शायद इसके पीछे आ रही होगी। शांति रखो। वह पुरानी ट्रेन कुछ ही सेकंड में आगे के घने अंधेरे में गायब हो गई। स्टेशन पर फिर से वही गहरा सन्नाटा लौट आया, पर इस बार सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी और बेचैन करने वाला था। तभी प्लेटफॉर्म के एक पुराने लाउडस्पीकर से खरखराती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से किसी गहरे कुएं के अंदर से बोल रहा हो। यात्री कृपया ध्यान दें, भारी बारिश और आगे पटरी खराब होने के कारण देवपुर से शहर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आज रद्द कर दी गई है। शहर जाने वाले यात्री कृपया सुबह 6 बजे चलने वाली पहली ट्रेन का इंतजार करें। असुविधा के लिए हमें खेद है। ये क्या मजाक है? ट्रेन रद्द हो गई मतलब अब पूरे 5 घंटे हमें यहीं इस कड़ाके की ठंड में रुकना पड़ेगा। हे राम, पता नहीं ये काली रात कैसे कटेगी भाई। वाह रे किस्मत, इतनी जल्दी दौड़ कर आए, सांसें फुला ली और ट्रेन ही रद्द हो गई। और एक ट्रेन आई भी तो वो खाली डिब्बों वाली। अब सुबह 6 बजे तक यहाँ जमकर ठिठुरना पड़ेगा। और कोई चारा भी तो नहीं है बेटा। बाहर घनघोर अंधेरा है और पहाड़ी जंगल का रास्ता है। ऐसे में सफर करना ठीक नहीं। यहीं बैठना पड़ेगा हमें। चारों चुपचाप वापस उस ठंडे लोहे की बेंच पर बैठ गए। कोहरा अब पटलियों से होते हुए प्लेटफॉर्म के अंदर तक उतर आया था।
समय जैसे रुक सा गया था। तभी राहुल की नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पड़ी, जहां ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। माधव काका, जरा उधर तो देखिए। प्लेटफॉर्म के उस दूसरे छोर पर कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। देखो, वो इसी तरफ आ रहा है। हाँ भाई, दिख तो रहा है, पर इतनी रात गए इस सुनसान स्टेशन पर कौन हो सकता है? सभी की नजरें उस अंधेरे से निकलते हुए आकार पर टिक गईं। कोहरे के उस छोर से एक टिकट चेकर टीटीई उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने एक बहुत ही पुराना, मैला और धूल से भरा हुआ काला कोट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक लोहे की पुरानी पंचिंग मशीन थी। वो आदमी चल नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हैं। वो बस हवा में तैर रहा हो। वो उनके ठीक सामने आकर रुक गया। बाबूजी, जनता एक्सप्रेस कब आएगी? क्या आप लोगों के पास टिकट है? जनता एक्सप्रेस? भाई साहब, आप किस ट्रेन की बात कर रहे हैं? जनता एक्सप्रेस तो 30 साल पहले उसी घने कोहरे वाली रात में हमेशा के लिए गायब हो गई थी। वो ट्रेन तो अब चलती ही नहीं है। गायब हो गई थी? ऐसा नहीं हो सकता बाबूजी। मेरी तो आज ही उस ट्रेन में ड्यूटी लगी है। मुझे यात्रियों के टिकट चेक करने हैं। ड्यूटी लगी है? भाई साहब, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। जो ट्रेन 30 साल पहले एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची, उसमें आपकी ड्यूटी कैसे लग सकती है? आप जरूर किसी और ट्रेन की बात कर रहे हैं। अगर यकीन नहीं है तो मेरी ड्यूटी की ये पर्ची देख लो। उस टीटी ने अपने कांपते और बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद हाथ से अपनी कोट की जेब से एक पुरानी पीली पड़ चुकी रेलवे की पर्ची निकाली और राहुल की तरफ बढ़ा दी। राहुल ने झिझकते हुए वो पर्ची अपने हाथ में ली। जैसे ही राहुल ने उस पर्ची को ध्यान से देखा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसका हाथ बुरी तरह कांपने लगा। क्या हुआ राहुल? पर्ची में ऐसा क्या लिखा है जो तू इतना डर गया? माधव काका, जरा ये पर्ची देखिए, इसकी तारीख देखिए। माधव काका ने पर्ची हाथ में ली। पर्ची पर छपी तारीख पर नजर पड़ते ही उनकी भी सांसें अटक गईं। पर्ची धूल और काई से सनी हुई जरूर थी, पर तारीख बिल्कुल साफ पड़ी जा रही थी। हे राम, ये पर्ची, इस पर्ची की तारीख तो ठीक 30 साल पुरानी है और इस पर लिखा वक्त। ये वही मनहूस रात है जब जनता एक्सप्रेस देवपुर से निकली थी और फिर कभी किसी को नजर नहीं आई। क्या कह रहे हो काका? 30 साल पुरानी पर्ची? चारों ने एक साथ अपनी घबराई हुई नजरें उस टिकट चेकर की तरफ उठाई, पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसने अपनी झुकी हुई गर्दन उठाई ही नहीं। बिना उनकी बात का जवाब दिए वो धीरे धीरे मुड़ा और प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ चलने लगा जहां घुप अंधेरा था। भाई साहब, रुकिए तो सही। आप आखिर है कौन? ये पर्ची आपके पास कहां से आई? सुनिए तो। पर वो टिकट चेकर नहीं रुका। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था। देखते ही देखते वो स्टेशन के उस घने कोहरे और अंधेरे में पूरी तरह से धुएं की तरह गायब हो गया। माधव काका, मुझे तो अब सच में बहुत डर लगने लगा है। ये 30 साल पुरानी पर्ची और वो आदमी, मुझे लग रहा है हम किसी अजीब चक्कर में फंस गए हैं। आज तक ऐसी चीज मैंने सिर्फ कहानियों में सुनी थी। अगर वो सच बोल रहा था तो फिर वो आदमी था कौन? शांति रख दीपक। डर को अपने दिमाग पर हावी मत होने दे। शायद कोई बहरूपिया होगा। हम यहीं लाइट के नीचे बैठेंगे। सुबह 6 बजे तक यहां से किसी को हिलना नहीं है। पर डर एक ऐसी चीज है जो दिमाग में बस जाए तो रोशनी में भी अजीब परछाइयां दिखने लगती हैं। कुछ देर तक चारों चुपचाप बैठे रहे, पर उनके कान हर आहट को सुनने की कोशिश कर रहे थे। वक्त जैसे ठहर गया था। बेटा राहुल, उस आदमी को देखने के बाद डर के मारे मेरा तो गला सूख गया है। बड़ी जोर से प्यास लग रही है। देखो वहां वेटिंग रूम के पास जो सरकारी नल लगा है, वहां पानी आ रहा है क्या? काका, उधर प्लेटफॉर्म के पीछे जहां वो अंधेरा है, वहां नल से पानी टपकने की आवाज तो आ रही है। मैंने आते वक्त देखा था। काका, मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा वहां। मैं भी आपके साथ चलता हूं नल तक। चलो जल्दी से पानी पीकर वापस यहीं आते हैं। माधव काका और दीपक बेंच से उठकर प्लेटफॉर्म के उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगे।
जैसे जैसे वे रोशनी से दूर जा रहे थे, कोहरा और भी घना होता जा रहा था। नल के पास पहुंचने से ठीक थोड़ी दूर पहले दीपक के कदम अचानक वहीं रुक गए। उसने काका का हाथ जोर से पकड़ लिया। माधव काका, जरा उधर नल के पास तो देखिए, वहां कोई खड़ा है। हे राम, ये तो वही टिकट चेकर लग रहा है। पर ये यहां इस अंधेरे में नल के पास कैसे पहुंचा? वो तो पटरियों की तरफ गया था ना। भाई साहब, आप यहां इस घुप अंधेरे में क्या कर रहे हैं? पानी पीना है क्या? उस टिकट चेकर ने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई, और जब उसने अपना चेहरा उन दोनों की तरफ किया तो माधव काका और दीपक का दिल खौफ से सुन्न पड़ गया। काका, इसका चेहरा, ये क्या है? ये ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उस टिकट चेकर का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। उसकी आंखों की जगह सिर्फ चमकती हुई सफेद रोशनी थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। जनता एक्सप्रेस कब आएगी बाबूजी? मुझे वापस जाना है। वो ट्रेन अंधेरे में खो गई है। वहां बहुत अंधेरा है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। भागो दीपक, पीछे पलटकर मत देखना, बस भागो यहां से। खौफ के मारे दोनों तेजी से वापस उस रोशनी वाले बेंच की तरफ भागे। उन्हें लग रहा था जैसे कोई बर्फीला साया उनका पीछा कर रहा हो। बेंच के पास पहुंचकर दोनों बुरी तरह कांपते हुए बैठ गए। क्या हुआ काका? आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं? पानी कहाँ है? वहां वहां वही आदमी था, राहुल। उसका शरीर धुएं जैसा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो 30 साल पहले गायब हुई ट्रेन का टीटी था। वो कोई जिंदा इंसान नहीं है। क्या कह रहे हो तुम दोनों? मुझे तो लगा तुम पानी पीने गए हो। काका, आपका पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है विक्रम। अब एक पल भी यहां अंधेरे में रुकना ठीक नहीं है। हमें यहीं इस बेंच पर एक साथ इस रोशनी में बैठना होगा। किसी ने अपनी जगह नहीं छोड़नी है। 6 बजने में अभी कितना वक्त बचा है? अभी अभी तो सिर्फ 2:30 बजे हैं काका। सुबह होने में अभी बहुत लंबा वक्त बचा है। माधव काका, मुझे उस नल की तरफ से अभी भी किसी के चलने की आवाज आ रही है। वो हमें बुला रहा है। कान बंद कर लो विक्रम। कोई उस तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखेगा। बस शांति से बैठे रहो। रात हमेशा के लिए नहीं ठहरती। सूरज की किरण आएगी जरूर। धीरे धीरे आसमान का स्याही रंग धुंधला होने लगा और हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। कोहरे के उस पार से सूरज की पहली नारंगी किरण स्टेशन के टिन शेड पर पड़ी। कुछ पंछियों की चहचहाट ने उस खौफनाक सन्नाटे को आखिरकार तोड़ दिया। माधव काका, ट्रेन आ रही है। 6 बज गए। चलो जल्दी उठो सब, यहां से निकलने का वक्त आ गया। कुछ ही पलों में सवारियों से भरी पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। चारों दोस्तों ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और ट्रेन के अंदर घुस गए। ट्रेन के अंदर की रोशनी और दूसरे मुसाफिरों की हलचल देखकर उनकी अटकी हुई सांसों में सांस आई। सच कहूं तो मैं अब जिंदगी में कभी आधी रात के वक्त किसी खाली स्टेशन पर नहीं रुकूंगा। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से उस छोटे से देवपुर स्टेशन से आगे निकल गई।